जूनागढ़ नाम के शहर पर चंद्रगुप्त नाम का राजा राज्य करता था। चंद्रगुप्त के 4 बेटे थे और चारों ही बड़े बहादुर थे। लेकिन उन चारों बेटों में मदन सेन प्रतापी होने के साथ साथ काफ़ी सुंदर भी था। मदन की पत्नी का नाम चंद्रप्रभा था। वह भी बेहद खूबसूरत और रूपवान थी। अपने समान किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं समझती थी। हर काम में होशियार थी। गाना भी उसे खूब आता था। एक दिन राजा चंद्रगुप्त ने मदन सेन को उसकी किसी खता पर नाराज होकर देश से निकाल दिया। राजा का यह हुक्म सुनकर मदन सिंह चिंतित हो गया और अपने महल में आ गया। मदन को उदास देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, हे प्राणनाथ, आप उदास क्यों हो? आपका चंद्रमुख मुरझाया हुआ क्यों है? राजकुमार होकर भी आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? मदन सेन बोला, हे प्राणेश्वरी, तुमसे क्या कहूँ और तुमसे कहने से लाभ भी कुछ नहीं। क्या आज मेरे पिता ने मुझे 12 वर्ष के बाद देश निकाला दे दिया है, इसीलिए मैं तुमसे विदाई मांगने आया हूँ। यह सुनते ही चंद्रप्रभा गश खाकर गिरी और बेहोश हो गई। उसकी यह हालत देखकर मदन होशोहवास खो बैठा। वह सोचने लगा, मैंने बहुत बुरा किया जो अपनी पत्नी को यह सब कुछ बता दिया। दासियों ने चंद्रप्रभा पर गुलाब जल छिड़का तो उसे होश आया। होश में आने पर चंद्रप्रभा ने मदन सेन से कहा, हे प्राणेश्वर, आप मुझ दासी को छोड़कर परदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके साथ चलूंगी। तुम मेरे साथ कैसे चल सकोगी? क्योंकि परदेश में अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं और तुम नर्म और नाजुक गलीचों पर चलने वाली, महलों में रहने वाली, मेरे इन दुखों को कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? मदन सेन ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, जितने भी दुख परदेश में उठाने पड़ेंगे वे सब आपके साथ रहते सुखी से भी अधिक सुख में होंगे। महल में सुख आपके बगैर जंगल के दुखों के समान भयंकर होंगे। इससे अच्छा तो मैं आपके साथ ही चलूं। चंद्रप्रभा ने आंखों में आंसू भरकर कहा। मदन सेन ने सोचा कि ये मेरे बगैर नहीं रह सकती, इसीलिए मुझे यह शोभा नहीं देता कि मैं इसको तड़पता छोड़कर चला जाऊं। बेहतर होगा कि इसे साथ ले चलूं। उसने अपनी पत्नी से कहा, अच्छा तुम उदास मत हो, हम तुम दोनों साथ मिलकर चलेंगे। पति की बात सुनकर चंद्रप्रभा बड़ी खुश हो गई और अपने पति के साथ जाने के लिए तैयारी करने लगी। अगली सुबह चंद्रप्रभा और मदन शहर से बाहर निकलकर एक जंगल में पहुंच गए। जब चलते चलते थक गए तो एक उचित सी जगह देखकर एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। वो दोनों बहुत थक गए थे, अतः ठंडी हवा के झोंकों ने उन्हें नींद के आगोश में पहुंचा दिया। मगर कुछ ही देर बाद एक सांप ने रानी को डस लिया। सांप के डसते ही रानी तड़पने लगी। मदन की आंख खुली तो रानी को तड़पते हुए देखकर और सांप को जाता देखकर मदन बेचैन हो उठा। कुछ देर बाद रानी बेहोश होकर विषाग्नि से व्यतीत होकर मर गई। मृतक रानी को देखकर मदन सेन ऊंचे स्वर में रुदन करने लगा। उसका रोना धोना सुनकर जंगल की जीव जंतु गुर्राने लगे। मदन ने सोचा, जब जीवन संगनी ही मर गई तो अब मैं जीकर क्या करूंगा? इसी जंगल में प्राण त्याग दूंगा। मन में यह विचार आते ही वह रानी की लाश के पास से उठा और जंगल से लकड़ियां बीनकर इकट्ठी करने लगा। वह रो रो कर कहता जाता कि रानी की चिता में ही मैं जल जाऊंगा। संयोग से उसी समय जंगल से महादेव पार्वती पृथ्वी का भ्रमण करते हुए निकले। माता पार्वती ने जब मदन के रोने की आवाज़ सुनी तो उन्हें बड़ी दया आ गई। उन्होंने महादेव से कहा, हे प्रभु, कोई मानव हृदय विदारक स्वर में रो रहा है। उसके रोने से मेरा हृदय कांपता है। आप उस पर दया करके उसका दुख दूर कीजिए। पार्वती की बात सुनकर महादेव ने कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हें इसीलिए अपने साथ नहीं लेकर आ रहा था क्योंकि पृथ्वी पर हर प्रकार के दुखी मनुष्य हैं। हम किस किस का दूर दुख करेंगे? इस पर पार्वती ने कहा, हे स्वामी, कुछ भी हो, इसका दुख तो आपको अवश्य दूर करना पड़ेगा। पार्वती की बात सुनकर शिवजी पार्वती को अपने साथ लेकर वहां गए जहां मदन सेन करुण विलाप कर रहा था। शिवजी ने मदन सेन से पूछा, तू क्यों रो रहा है? तुझको क्या दुख है? आप मेरा दुख क्या जाने? मुझ में अपना दुख कहने की भी शक्ति नहीं। जी तो चाहता है कि यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं।
मदन सेन ने काफी दुखी स्वर में कहा। मदन की यह बात सुनकर शिवजी को भी उससे दया आ गई और उससे कहा कि तू हमसे अपना हाल कह। तब मदन ने कहा कि महाराज, मैं जूनागढ़ का राजा चंद्रगुप्त का बेटा हूँ। मेरे पिता ने मुझको देश निकाला दिया है, इसीलिए मैं और मेरी पत्नी इस जंगल में आए। यहाँ आकर मेरी पत्नी को सर्प ने काट लिया और वह मर गई। उसके विरह मुझसे सहन नहीं हो रहा, इसीलिए मैं लकड़ियाँ एकत्रित कर रहा हूँ ताकि अपनी प्यारी पत्नी के साथ ही जलकर अपने आप को भी अग्नि के हवाले कर दूं। मदन की ऐसी दुखभरी कहानी सुनकर महादेव ने कहा, राजकुमार, तू बड़ा मूर्ख है। यह तो संसार है, यहाँ इंसानों का आना जाना लगा रहता है। एक दिन ये शरीर सबको छोड़ना पड़ेगा। तू भी ये जानता है, इस संसार में कोई किसी के साथ ना आया है ना किसी के साथ जाएगा। तू बुद्धिमान होकर भी ऐसी बातें करता है। अगर तू जीवित रहा तो तुझे बहुत सी रानियां मिल जाएंगी, इसीलिए तू मेरा कहना मान और इस विचार को त्याग दे। महादेव के इन शब्दों को सुनकर मदन बोला, महादेव, आपने जो कुछ कहा वह सत्य है, किंतु मेरी पतिव्रता स्त्री को जो मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी और न इसका वियोग मुझसे सहन होगा, इसीलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। मदन के विचार सुनकर महादेव ने जान लिया कि यह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। तब वे मदन से बोले, राजकुमार, तेरी पत्नी की जीवित होने का एक उपाय है। इस रानी की आयु 20 वर्ष थी, सो इसने भोग ली। तेरी उम्र 70 वर्ष है, इसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं। तेरी उम्र भी 40 वर्ष अभी और बाकी है। यदि तुम अपनी आयु का आधा भाग अपनी रानी को दे दो तो तुम दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। यदि यह बात तुम्हें स्वीकार हो तो रानी अभी जीवित हो जाएगी। महादेव की बात सुनकर मदन बोला, मुझे स्वीकार है प्रभु। अब महादेव ने मदन के हाथ में पानी देकर उससे 20 वर्ष की आयु का संकल्प लिया। रानी के हाथ पैरों पर पानी डालने से पूर्व मदन से कहा, इसमें एक रहस्य की बात और है। जब तुम्हें रानी की आवश्यकता ना हो तो यह संकल्प तुम वापस ले सकते हो। जो ही संकल्प वापस लोगे रानी मर जाएगी, परंतु सावधान, रानी से यह बात मत कहना, किसी समय यह बात तेरे काम आएगी। ऐसा कहकर रानी पर जल छिड़ककर महादेव पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी उसी समय उठकर बैठ गई और बोली, प्रिय, आज तो मैं बहुत सोई, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम थकी मांदी थी, इसी कारण मैंने तुम्हें नहीं जगाया। मदन ने सब बात छिपाते हुए कहा। अब वे दोनों फिर आगे चल दिए। काफी दिन बाद उन्हें एक बहुत सुंदर स्थान दिखाई दिया। वहां एक फकीर की कुटिया थी, जहां वे दोनों पहुंचकर दोनों ने देखा कि एक सुंदर नौजवान फकीर तकिया लगाए हुए हुक्का पी रहा है। वह दोनों थके हारे थे, फकीर के पास ही बैठ गए। उसी समय राजकुमार ने रानी से कहा, रानी, हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर पानी पीकर आते हैं। अगर तुम्हें भी प्यास लगी है तो तुम्हारे लिए भी ले आए। यह सुनकर रानी ने कहा, मैं तो प्यासी नहीं हूँ, आप जाकर पी आइए। रानी का जवाब सुनकर मदन सेन डोल रस्सी लेकर कुएं पर पानी पीने चला गया। जब मदन सेन पानी पीने लगा तो चंद्रप्रभा और फकीर की निगाहें चार हुईं। चंद्रप्रभा उसी क्षण उस फकीर पर आशिक हो गई। चंद्रप्रभा फकीर से बोली, फकीर साहब, आप तो यहाँ बड़े सुख से रहते हैं, आप भी यहाँ रहो और ऐश करो। फकीर ने कहा, फकीर साहब, आपके साथ रहने को दिल तो कर रहा है, पर मेरा पति मेरे साथ है, इसीलिए मैं आपके साथ किसी प्रकार रह सकती हूँ। चंद्रप्रभा ने फकीर के सामने अपनी असमर्थता प्रकट की। किसी तरह अपने पति को कुएं में धकेल दो, फिर हम ऐश करेंगे, फकीर ने उसे सुझाव दिया। फकीर की बात सुनकर चंद्रप्रभा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। इतने में मदन सेन पानी पीकर रानी के पास आया तो रानी कहने लगी, मुझे भी अब प्यास लगी है, कुएं पर चलकर मुझे भी पानी पिला लाओ। तो मदन सेन बोला कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, पर तुमने मना कर दिया। खैर, अगर तुमको प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। जब मदन सेन पानी लेने चला गया तो रानी भी उसके पीछे पीछे चल दी और कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बेचारा मदन सेन तो उसके प्रेम में पागल था। उसको मालूम नहीं था कि वह मेरे प्राण हरने जा रही है। सच है, स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं जान सकते, तो मनुष्य तो चीज ही क्या है।
उसके जाल में तो अच्छे अच्छे होशियार इंसान फंस कर रह जाते हैं। तोता बोला, ए मैना। जब मदन सेन कुएं पर जाकर डोल भरने लगा तो रानी ने पीछे से उसे कुएं में धक्का दे दिया और खुद उस फकीर के पास आ गई। वह फकीर रानी को वहां से लेकर चलता बना और दोनों एक बड़े शहर में जाकर आनंद से रहने लगे। उस फकीर ने चंद्रप्रभा को थोड़े ही दिनों में ऐसा नाचना गाना सिखाया कि उसके सामने नाचने वाली कोई नृत्यांगना उस शहर में दूसरी नहीं थी। वह सारे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस प्रकार रानी के नाचने गाने के कारण वह फकीर लाखों रुपयों का मालिक हो गया। रानी उस फकीर के साथ बड़ी मौज मस्ती के साथ रहने लगी। तोते ने कहा, ए मैना, रानी तो उधर फकीर के साथ ऐश करने लगी, अब तू मदन सेन का हाल सुन। जिस समय रानी ने मदन सेन को कुएं में धकेल दिया, देवयोग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी हुई थी उसके हाथ लग गई। मदन सेन उसको पकड़कर कुएं में लटक गया और ईश्वर को याद करता रहा और सोचने लगा कि मैंने रानी को जीवन दान दिया और रानी ने मेरे साथ ये विश्वासघात किया। क्या यही मेरे प्यार की सजा है? उसी दिन बंजारों का एक काफिला उस स्थान पर आकर ठहरा। एक बंजारा डोल और रस्सी लेकर कुएं में पानी भरने आया। जब उसने डोल कुएं में डाला तो मदन ने उसका डोल पकड़ लिया। कुएं में कौन है? बंजारे ने पूछा। भाई, मैं आफत का मारा एक इंसान हूँ, ईश्वर के लिए मुझे बाहर निकाल लो और मेरी जान बचाओ। मदन ने बंजारे से प्रार्थना की। यह सुनकर बंजारे को उस पर दया आ गई और उसने मदन को कुएं से बाहर निकाल लिया और पूछा, हे भाई, तुम कौन हो और तुम इस कुएं में कैसे गिरे? तुम मुझे अपना हाल बताओ। भाई, मैं अपने हाल कैसे क्या बताऊं? जो मुसीबत मुझ पर आन पड़ी है उसे कहने का मेरा दिल फट जाएगा। मदन सेन ने कहा कि मैं जूनागढ़ का राजकुमार हूँ। मेरे पिता ने मुझे देश निकाला दिया था और मैं अपनी प्यारी पत्नी को लेकर एक जंगल में जा पहुँचा। मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। जंगल में उसे एक सांप ने काट लिया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब मैं विलाप कर रहा था तो महादेव पार्वती ने मुझ पर दया की और मेरी आयु के आधे वर्ष मेरी पत्नी को दे दिए जिससे वह जीवित हो गई। अब हम जंगल की ओर चल पड़े। कुछ दिन बाद ही जंगल में पहुंचे। यहाँ एक फकीर का डेरा था। मुझे प्यास लगी थी। मैं पानी पीने चला गया तो मेरी पत्नी भी पीछे से आकर मुझे उसमें धक्का दे दिया। संयोग से एक जंजीर जो कुएं में लटक रही थी वह मेरे हाथ आ गई जिससे मैं कुएं में डूबने से बच गया। जब आप आए तो मैंने आवाज़ दी जिसे सुनकर आपने मुझे वहां से निकाल लिया। मदन सेन ने दुखी मन से सारा वृतांत उस बंजारे से कहा। अपनी व्यथा सुनाकर मदन सेन चुप हो गया। बंजारा अपनी उस नेकी और रानी की करतूत सुनकर बहुत अफसोस करते हुए कहने लगा, त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, खसम मारकर खुद सती हुई। यह कहकर बंजारे ने मदन सेन को सीने से लगा लिया और बोला, तुम किसी प्रकार की कोई चिंता मत करो, भगवान बड़ा दयालु है, वह सब भला करेगा। यह कहकर मदन सेन ने पुनः कहा, तुम चाहो तो तुम हमारे लश्कर के साथ रह सकते हो। मदन सेन ने उसके साथ रहना स्वीकार कर लिया। संयोगवश बंजारे का वह लश्कर कुछ दिनों बाद उसी शहर में आया जिसमें रानी चंद्रप्रभा और वह फकीर रह रहे थे। उस शहर को देखकर मदन सेन ने बंजारे से कहा, भाई, मेरी इच्छा कुछ दिन इस शहर में रहने की है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ दिन मैं इस शहर में बिताऊं। आपकी जैसी मर्जी हो आप करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मदन सेन की बात सुनकर बंजारे ने कहा। मदन सेन बंजारे से विदा लेकर शहर में आया और वह किसी काम की तलाश में घूमने लगा। कुछ दिन बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसे एक बड़े व्यापारी के यहाँ नौकरी मिल गई। वह व्यापारी के यहाँ रहने लगा और बड़ी लगन और पार से अपने कर्तव्य का निर्वाह करने लगा। उस व्यापारी ने मदन को बड़ा मान दिया और उसे वहाँ का मुनीम बना लिया। अब मदन सेन के दिन चैन से गुजरने लगे। एक दिन संयोग से नगर के राजा के यहाँ चंद्रप्रभा का नृत्य आयोजन हुआ। राजा ने उस शहर के तमाम बड़े व्यापारियों और सेठ साहूकारों को अपने यहाँ इस नृत्य का अवलोकन करने को आमंत्रित किया। जिस दिन चंद्रप्रभा का नृत्य था उस शहर के सब लोग सेठ साहूकार राजा के यहाँ पहुँचे। मदन सेन ने भी रानी के नृत्य और गायन की बड़ी तारीफ सुन रखी थी।
उसने अपने मन में सोचा कि इस नर्तकी का नृत्य अवश्य देखना चाहिए। यही सोचकर मदन सेन भी राजा के यहाँ जा पहुंचा। रानी साज श्रृंगार करके नृत्य करने के लिए खड़ी हो गई। उस समय वह अप्सरा के समान सुंदर लग रही थी। मदन सेन अपने मालिक के पास बैठ गया। रानी ने नृत्य शुरू किया और एक ठुमकी उसने उस महफिल में गाई। चंद्रप्रभा ने ऐसे राग सुनाए कि जिसे सुनकर महफिल के सब लोग वाह वाह करने लगे। राजा से लेकर प्रजा तक सबने उसे ढेरों इनाम दिए। मदन सेन ने भी अपने हाथ की अंगूठी जिसमें हीरा जड़ा हुआ था उतारकर चंद्रप्रभा को भेंट की। रानी चंद्रप्रभा ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन कहने लगी, बड़ा गजब हो गया, कमबख्त मेरा पति तो जिंदा है और यहाँ आ पहुंचा। अब यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए ऐसा कुछ उपाय करना चाहिए जिससे कि ये मारा जाए। फिर उसने अपने दिल में उपाय सोचा, इससे बेहतर और कोई उपाय नहीं हो सकता कि मैं एक तड़कती फड़कती रागिनी गाऊं और राजा को रिझाऊं, और जब राजा खुश हो जाए तो राजा से उसे मरवाने की आज्ञा ले लूं। ये बात अपने मन में सोचकर रानी चंद्रप्रभा ने लचकती हुई रागिनी गाना शुरू किया। रानी की इस बसंत की बहार को सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। वह चंद्रप्रभा से बोला, हम तुझसे प्रसन्न हैं, बोल क्या मांगती है, जो कहेगी तुझे मिलेगा। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहले आप मुझे वचन दीजिए, जो मांगूंगी आप मुझे देंगे। रानी ने राजा को वचनबद्ध करना चाहा। चंद्रप्रभा की बात सुनकर राजा ने चंद्रप्रभा को वचन दे दिया। तब चंद्रप्रभा ने राजा से कहा, आपकी इस सभा में एक चोर है, उसको आप इसी समय मरवा दीजिए। चोर को मेरे सामने लाओ, राजा ने तुरंत कहा। तब रानी ने मदन सेन का हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले गई। इसे जल्लादों के हवाले कर दो, राजा ने सिपाहियों को आदेश दे दिया। यह सुनकर जल्लाद मदन सेन का हाथ पकड़कर उसे मारने के लिए ले जाने लगे। इस समय मदन सेन का मालिक व्यापारी घबराकर मदन सेन के पास पहुंचा और पूछा, तूने इस नर्तकी का क्या चुराया है जिस वजह से ये तुझे मरवाना चाहती है? मदन सेन ने अपने मालिक से कहा, मैंने उसका कुछ चुराया नहीं, बस तुम इस राजा को मेरी दो बातें सुनने के लिए राजी कर लो तो मेरी जान बच जाएगी। मदन सेन का मालिक यह सुनकर अपने साथी व्यापारियों और साहूकारों के पास गया और उन सबसे मशवरा किया। उसने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करे वरना हम सब इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे। यह सलाह मशवरा करके सारे व्यापारी राजा के पास गए और कहने लगे, राजा साहब, हमारा मुनीम निर्दोष ही मारा जा रहा है। वो कहता है कि उसने राजा ने मुझे मरवाने की आज्ञा दी है, सो मुझे भी उस राजा की आज्ञा से मरना स्वीकार है, लेकिन मेरी दो बातें सुन ली जाएं। राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, मुनीम को लेकर आओ। व्यापारी मदन सेन को लेकर राजा की सेवा में उपस्थित हुए। राजा बोला, तुम जो कुछ कहना चाहते हो वो मेरे सामने कहो। मैंने क्या दोष किया है जिसके कारण आपने मेरी हत्या का आज्ञा दी? मदन सेन ने पहला प्रश्न किया। तू इस नर्तकी का चोर है, राजा ने कहा। यह सुनकर मदन सेन ने कहा, मैं इस वैश्या का चोर नहीं, मैं इस उल्टा स्त्री का पति हूँ। ये मुझे कुएं में धकेल कर एक फकीर के साथ चली आई थी। महाराज, मैं इस झूठे को क्या जानूं कि ये कौन है? ये तो बस मेरा चोर है। चंद्रप्रभा ने इस बात पर बिगड़ते हुए कहा, राजा साहब, अगर ये मेरी पत्नी नहीं है तो जो चीज़ मैंने इसे रास्ते में दी थी वह मेरी अमानत लौटा दे। मदन सेन ने रानी की ओर घृणित नज़रों से देखते हुए कहा, मुझे स्वीकार है। रानी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। अच्छा, अपने हाथ में पानी लो, मेरा तेरा न्याय इसी सभा में होगा। पानी लेकर कहे कि जो वस्तु इसने रास्ते में मुझे दी थी वो मैं इसे वापस करती हूँ। मदन सेन ने कहा। रानी ने अपने हाथ में पानी लेकर कहा, जो वस्तु इसने मुझे रास्ते में दी थी वो मैं आज इसे वापस करती हूँ। यह कहकर रानी ने जैसे ही अपने हाथ का पानी छोड़ा वैसे ही रानी के प्राण पखेरु उड़ गए। यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने घबराकर मदन सेन ने कहा, यह क्या हुआ? इसका कारण सही सही मेरे समक्ष कहो। तब मदन सेन ने अपने बारे में राजा को बताना प्रारंभ किया और अपने देश के निकाला दिए जाने से लेकर सारा हाल सुना दिया। ये सारी बातें सुनकर राजा ने मदन सेन को अपने सीने से लगा लिया। उसने अपनी बेटी की शादी मदन सेन के साथ कर दी और फकीर को फांसी का हुक्म दिया।
तोता बोला, ए मैना, जब से मैंने यह दास्तान सुनी मैं भी स्त्रियों से घृणा करता हूँ। इसी कारण मैंने आज तक दूसरी शादी नहीं की। मैना बोली, ए तोते, तूने बात सच्ची कही, लेकिन ये भी सच है कि पुरुष अधिक निष्ठुर होते हैं। स्त्री में 100 में से 1 या 2 चरित्रहीन होती हैं।